एक ऐसे समाज की कल्पना करने का विचार करते हैं जहाँ की हर सड़क, हर नाली और निर्माण में इस्तेमाल होने वाली हर एक ईंट एक बहुत ही सख्त और तय मानक के अनुसार बनी हो। बिल्कुल। एक ऐसा शहर जो आज के किसी आधुनिक महानगर को भी अर्बन प्लानिंग के मामले में कड़ी टक्कर दे दे। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस अद्भुत समाज का कोई भी लिखित इतिहास हम आज तक डिकोड ही नहीं कर पाए हैं। ये वाकई में इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। क्योंकि आमतौर पर हम किसी भी प्राचीन सभ्यता को उनके राजाओं के बड़े बड़े यशगान, भीषण युद्धों या विशाल महलों से पहचानते हैं, लेकिन ये एक ऐसी सभ्यता है जिसकी कहानी मूक वस्तुओं मतलब ईंटों, मनको और अस्थियों के सहारे बुनी गई है। सही कहा। और आज के हमारे इस गहन अध्ययन का विषय यही है, विकसित हड़प्पा सभ्यता, जिसका कालखंड 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। खोजे गए स्थल हड़प्पा के नाम पर इसका ये नामकरण हुआ। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे केवल भौतिक वस्तुओं और पुरातात्विक अवशेषों के जरिए बिना एक भी शब्द पढ़े एक इतने उन्नत नगरीय समाज की पूरी कहानी को डिकोड किया जा सकता है। और ये तस्वीर भौगोलिक रूप से कितनी विशाल है, ये जानना भी कम दिलचस्प नहीं है। मतलब ये कोई छोटे से इलाके में सिमटी हुई सभ्यता नहीं थी। बिल्कुल नहीं। स्रोत सामग्री बताती है कि ये अफगानिस्तान के सुदूर क्षेत्रों से लेकर जम्मू, पाकिस्तान के बलूचिस्तान और नीचे भारत में गुजरात तक फैली हुई थी। सही बात है। मैंने जब नक्शे पर इसके मुख्य केंद्रों को देखा ना, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, राजस्थान का कालीबंगन और गुजरात के धौलावीरा और लोथल, तो सच में हैरानी हुई। ये अपने समकालीन किसी भी अन्य सभ्यता से कहीं ज्यादा बड़े भूभाग में फैली थी, चाहे वो मिस्र हो या मेसोपोटामिया। हाँ, तो बिना किसी पढ़ी जा सकने वाली लिपि के इतने बड़े इलाके को एक सूत्र में बांधना, ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? देखिए, इसी सवाल का जवाब तो हमें उनकी छोड़ी हुई चीजों में खोजना है। उन चीजों में एक ऐसा पैटर्न है जो किसी मजबूत प्रशासनिक ढांचे की ओर साफ इशारा करता है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। मेरे पास जो नोट्स हैं उनमें सबसे पहले मोहनजोदड़ो को उठाते हैं। ये शहर किसी प्राचीन इंजीनियरिंग के चमत्कार से कम नहीं लगता। बिल्कुल। नोट्स बताते हैं कि मोहनजोदड़ो का लेआउट स्पष्ट रूप से दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ है दुर्ग, जिसे हम सिटाडेल कहते हैं, और दूसरी तरफ निचला शहर यानी लोअर टाउन। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है इनका निर्माण। दुर्ग आकार में छोटा जरूर था, लेकिन इसे ऊंचाई पर बनाया गया था। कच्ची ईंटों के चबूतरे पर। हाँ, बाकायदा कच्ची ईंट के विशाल चबूतरे बनाए गए थे और यहीं पर सारी महत्वपूर्ण सार्वजनिक संरचनाएं मौजूद थीं। जबकि निचला शहर काफी बड़ा था, दीवारों से घिरा था और वहां मुख्य रूप से आवासीय भवन थे। शहर का ये विभाजन साफ बताता है कि इसके पीछे बहुत गहरी प्लानिंग थी। प्लानिंग तो थी ही, पर जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया वो है उनकी निर्माण सामग्री। आप ईंटों की बात कर रहे हैं? हाँ, उनकी ईंटों का एक फिक्स अनुपात था, 4:2.1 का अनुपात। मतलब ईंट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी और ऊंचाई की 4 गुनी होती थी। बिल्कुल। और इसके पीछे की जटिलता को समझिए। चाहे ईंटें धूप में सुखाकर बनाई गई हों या भट्टी में पकाकर, गुजरात से लेकर अफगानिस्तान तक पूरी हड़प्पा सभ्यता की हर बस्ती में ईंटों का यही सटीक अनुपात मिलता है। ये एक असाधारण मानकीकरण है। एकदम असाधारण। ये किसी केंद्रीय योजना के बिना तो संभव ही नहीं है। ये तो सच में कमाल है। आज के समय में हमारे यहाँ कभी-कभी 2 दीवारें सीधी नहीं बन पाती और ये लोग 4000 साल पहले हजारों किलोमीटर के दायरे में एक ही साइज की ईंटें बना रहे थे। कोई ना कोई केंद्रीय संस्था तो होगी जो क्वालिटी कंट्रोल चेक करती होगी। बिल्कुल, बिना किसी कड़े निर्देश के इतने बड़े पैमाने पे एकरूपता लाना असंभव है। और ये मानकीकरण केवल ईंटों तक ही सीमित नहीं था। उनकी जल निकास प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़कर तो मुझे लगा कि आज के कई आधुनिक शहरों को भी इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम तो उनका मास्टरपीस था। वहाँ की सड़कें और गलियां एक ग्रिड पद्धति पर बनी थीं। वे एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के समकोण पर काटती थीं। इस पर मुझे प्रसिद्ध पुरातत्वविद अर्नेस्ट मेकी का एक कथन याद आता है। उन्होंने मोहनजोदड़ो के ड्रेनेज सिस्टम को देखकर कहा था, यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। और इसका तरीका भी कितना साइंटिफिक था। हाँ। नोट्स बताते हैं कि उन्होंने पहले नालियों के साथ गलियों की रूपरेखा तैयार की, उन्हें बनाया और फिर उसके बाद उन गलियों के अगल-बगल घरों का निर्माण किया। मतलब आज की तरह नहीं कि पहले घर बना लिए और फिर सड़क खोदकर पाइपलाइन डाल रहे हैं।
बिल्कुल, ये बात बहुत हैरान करने वाली है। ये उनका बेहतरीन नागरिक बोध दर्शाता है। हर घर की कम से कम एक दीवार का गली की नाली से सटा होना जरूरी था, और नालियां पक्की ईंटों से ढकी हुई थीं। और सफाई के लिए मैनहोल भी तो थे ना? हाँ, समय समय पर सफाई के लिए बाकायदा मैनहोल बनाए गए थे। वे सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक थे। स्वास्थ्य के साथ साथ वे अपनी एकांतता यानी प्राइवेसी को लेकर भी बहुत गंभीर थे। जब मैंने उनके गृह स्थापत्य के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि वे लोग शायद बहुत ही इंट्रोवर्ट रहे होंगे। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि घर के भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर की दीवारों पर कोई खिड़की होती ही नहीं थी। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प डिजाइन चॉइस है। और मुख्य द्वार इस तरह से बनाया जाता था कि कोई भी बाहर से सीधे घर के आंतरिक भाग या आंगन को न देख सके। दरअसल आंगन घर का केंद्र होता था। वहां खाना पकाने और कताई जैसे काम होते थे, खासकर गर्म और शुष्क मौसम में। तो प्राइवेसी के साथ साथ वो मौसम के अनुकूल एक डिजाइन भी था। और जल प्रबंधन का तो ये आलम था कि अकेले मोहनजोदड़ो शहर में लगभग 700 कुएं पाए गए हैं। 700 कुएं, और वो भी इस तरह डिजाइन किए गए थे कि राहगीर भी बाहर से आकर पानी पी सके। सही कहा। कुओं से याद आया, दुर्ग वाले हिस्से में जो सार्वजनिक संरचनाएं मिली हैं, वहां एक विशाल स्नानागार का भी जिक्र है, द ग्रेट बाथ। हाँ, ये आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। इसकी खासियत यह है कि इसके तल को जिप्सम के गारे से पूरी तरह जलबद्ध यानी वाटर टाइट किया गया था। क्या ये अनुष्ठानिक स्नान के लिए था? विद्वानों का यही मानना है कि इसका प्रयोग किसी विशेष धार्मिक या अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। वहीं पास में एक विशाल माल गोदाम के अवशेष भी मिले हैं, जिसका केवल ईंटों वाला निचला हिस्सा ही समय की मार झेल पाया है। माल गोदाम की बात आते ही ये सवाल आना स्वाभाविक है कि आखिर ये लोग खाते क्या थे? इतने बड़े शहर की आबादी का पेट कैसे भरता था? अगर हम इसे एक बड़ी परिप्रेक्ष्य में देखें तो उनका आहार काफी विविध था। मैंने जब उनकी डाइट की लिस्ट देखी तो उसमें गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल शामिल थे। मतलब चने और तिल, ये तो बिल्कुल आज के हमस जैसी डिश के इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं। ये तुलना काफी मजेदार है। और इसके अलावा गुजरात के स्थलों से तो बाजरे के दाने भी मिले हैं। और जानवरों का क्या वे मांसाहारी भी थे? बिल्कुल। पुरातत्वविदों ने मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस और सुअर जैसे जानवरों की हड्डियां खोजी हैं। इससे पता चलता है कि इन जानवरों को पाला जाता था। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए वो खेती कैसे करते थे? कृषि प्रौद्योगिकी बहुत ही उन्नत थी उस समय। हरियाणा के बनावली और चोलिस्तान के क्षेत्रों में मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं, मॉडल्स। हाँ, लकड़ी के असली हल तो समय के साथ नष्ट हो गए होंगे, लेकिन पकी मिट्टी के खिलौनों ने हमें बता दिया कि वे हल का इस्तेमाल करते थे। स्रोत सामग्री में राजस्थान के कालीबंगन का भी एक बहुत ही जबरदस्त जिक्र है। वहां एक पूरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हाँ, और उस खेत की खासियत ये थी कि हल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। इसका मतलब वे एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाते थे? एकदम सही। ये दर्शाता है कि एक ही खेत में एक साथ दो फसलें उगाई जाती थीं। यह है उनकी कृषि विज्ञान की गहरी समझ को दिखाता है। खाने पीने और खेती की बात हो गई, अब थोड़ा समाज के ढांचे को समझते हैं। मैंने पढ़ा कि सामाजिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए पुरातात्विक दैनिक उपयोग की वस्तुओं और विलासिता की वस्तुओं के बीच अंतर करते हैं। यह एक बहुत ही प्रामाणिक तरीका है इतिहास को समझने का। जैसे पत्थर की चक्कियां, सुइयां, मिट्टी के बर्तन तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन फायांस जैसी चीजें केवल बड़ी बस्तियों में मिली हैं। ये फायांस आखिर था क्या? फायांस एक प्रकार का कृत्रिम पदार्थ था। इसे घिसी हुई रेत या बालू, रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाता था। तो इससे बनाना काफी मुश्किल रहा होगा। बहुत कठिन और खर्चीला काम था जी। इसीलिए इसके छोटे पात्रों को कीमती और विलासिता की वस्तु माना जाता था। ये ज्यादातर मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक ही सीमित थे। एक और बहुत रोचक तथ्य जो मुझे स्रोतों में मिला वो ये कि मिस्र के लोगों की तरह हड़प्पावासी मृतकों के साथ भारी मात्रा में सोना या बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। हाँ, उनकी कब्रों में तांबे के दर्पण या कुछ मन के जरूर मिले हैं, लेकिन कोई बड़ा खजाना नहीं। ऐसा लगता है कि वे बहुमूल्य चीजों को जमीन में गाड़ने के बजाय रोजमर्रा में इस्तेमाल करने में ज्यादा यकीन रखते थे। बिल्कुल। और शिल्प उत्पादन की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो तो बहुत बड़ा शहर था, लेकिन चन्हूदड़ो नाम की एक छोटी सी बस्ती का जिक्र करना बहुत जरूरी है। चन्हूदड़ो, वो बस्ती तो मात्र 7 हेक्टेयर की थी ना? हाँ, मात्र 7 हेक्टेयर की, लेकिन ये पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में लगी हुई थी। एक तरह का प्राचीन इंडस्ट्रियल हब। तो वहां किस तरह का शिल्प होता था?
वहाँ मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म और मोहर निर्माण का काम बड़े पैमाने पर होता था। हाँ, उन्होंने सामग्री के अनुसार तकनीकें विकसित कर ली थीं। जैसे मुलायम सेलखड़ी पत्थर से मनके बनाना तो आसान था, लेकिन कॉर्निलियन या जैस्पर जैसे कठोर पत्थरों और तांबा, कांसा, सोना जैसे धातुओं के लिए बहुत जटिल तकनीकों की जरूरत होती थी। और जाहिर है ये सारा कच्चा माल उनके पास आसपास तो उपलब्ध होगा नहीं। बिल्कुल इसके लिए व्यापारिक मार्ग बहुत मजबूत रहे होंगे। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि कच्चा माल बैलगाड़ियां और नदी मार्गों से दूर दूर से लाया जाता था। खूबसूरत नीले रंग का लाजवर्द मणि अफगानिस्तान के शोरतुघई से लाते थे। और तांबा राजस्थान के खेतरी से आता था, कॉर्निलियन गुजरात के लोथल से, और शंख नागेश्वर और बालाकोट जैसे तटीय इलाकों से। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि उनका व्यापार सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं था। मेसोपोटामिया के प्राचीन लेखों में एक क्षेत्र को मेलुहा कहा गया है, जिसे नाविकों का देश बताया गया है। हाँ, और पुरातात्विक साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये मेलुहा वास्तव में हड़प्पा क्षेत्र ही था। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क के कई प्रमाण हैं। जैसे ओमान में वो काली मिट्टी की परत चढ़ा हड़प्पाई मर्तबान मिला है। सही कहा। और फारस की खाड़ी की मोहर पर हड़प्पा के कुबड़दार बैल का चित्र मिला है। ये सब बताता है कि वो एक जबरदस्त व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा थे। व्यापार इतना लंबा था तो सामान की सुरक्षा भी जरूरी रही होगी। इसी के लिए वे गीली मिट्टी पर छाप यानी सीलिंग तकनीक का इस्तेमाल करते थे। एक तरह का प्राचीन टैंपर प्रूफ पैकेजिंग। बिल्कुल। और लेन देन के लिए वे बाटों की एक बहुत ही सटीक प्रणाली का उपयोग करते थे। ये बाट चर्ट पत्थर से बने होते थे और आमतौर पर घनाकार होते थे। इन बाटों का गणित मुझे बहुत हैरान कर गया। ये 1, 2, 4, 8 से लेकर 12,800 तक की द्विआधारी यानी बाइनरी प्रणाली का पालन करते थे। आज से 4,000 साल पहले इस तरह की मानकीकृत गणितीय प्रणाली का होना सच में अविश्वसनीय है। लेकिन इन मोहरों और चीजों पर जो लिखावट मिलती है वो अभी तक एक रहस्य है। हाँ, हड़प्पाई लिपि एक चित्रात्मक लिपि थी। इसमें लगभग 375 से 400 तक चिन्ह हैं। और ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी ना? साक्ष्यों को देखकर तो यही प्रतीत होता है, लेकिन आज तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। यही सबसे बड़ी पहेली है। तो फिर इतनी विशाल और व्यवस्थित सभ्यता को चला कौन रहा था? शासक कौन था? ये भी एक बड़ा सवाल है। कुछ पुरातात्विकों ने एक मूर्ति को मेसोपोटामिया की तर्ज पर पुरोहित राजा या प्रीस्ट किंग का नाम दे दिया, लेकिन असलियत किसी को नहीं पता। स्रोतों में सत्ता को लेकर 3 मुख्य सिद्धांत चर्चा में हैं। पहला ये कि ये एक संगठित राज्य था, क्योंकि ईंटों और नगर नियोजन में जो अद्भुत समानता है वो बिना किसी केंद्रीय सत्ता के संभव नहीं है। दूसरा सिद्धांत ये है कि कोई शासक नहीं था, सभी समान थे। और तीसरा ये कि कई शासक थे, हर शहर का अपना शासक। सत्ता का स्वरूप जो भी रहा हो, लेकिन ये सभ्यता हमेशा के लिए नहीं टिक पाई। लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास हमें इसके पतन के संकेत मिलने लगते हैं। बाटों, मोहरों और विशिष्ट मनकों का लुप्त होना शुरू हो गया था। बड़े नियोजित निर्माणों का अंत हो गया। इसके क्या कारण रहे होंगे? संभावित कारणों में जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़ या नदियों का सूखना और अपना मार्ग बदल लेना शामिल माना जाता है। तो इस विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि मानक ईंटों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक हड़प्पा सभ्यता ने भारतीय उपमहाद्वीप में शहरीकरण की एक बेहद मजबूत नींव रखी थी। यद्यपि उनकी लिपि आज भी मौन है, लेकिन उनके अवशेष एक बेहद उन्नत समाज की कहानी कहते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न उभर कर सामने आता है। वो क्या? देखिए, चूंकि इस महान सभ्यता का पूरा इतिहास उनकी लिखाई से नहीं, बल्कि उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई रोजमर्रा की भौतिक वस्तुओं, ईंटों, मनकों और अस्थियों से बुना गया है, तो यह सोचने वाली बात है कि यदि आज की हमारी आधुनिक सभ्यता अचानक विलुप्त हो जाए, तो हजारों साल बाद आने वाले पुरातत्वविद हमारे द्वारा छोड़ी गई किन मूक वस्तुओं के आधार पर हमारे जीवन का विश्लेषण करेंगे? ये तो बहुत ही दिलचस्प ख्याल है। और क्या वे उन वस्तुओं के आधार पर हमारे बारे में कोई बिल्कुल ही गलत लेकिन दिलचस्प निष्कर्ष निकाल लेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास और हमारे आज को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट और बेहद खास है। बिल्कुल। हमारे पास ऐतिहासिक स्रोतों,
कुछ शोध पत्रों और पुरातात्विक दस्तावेजों का एक पूरा पुलिंदा है, जिसके जरिए हम भारतीय इतिहास के उस 1000 साल के सबसे परिवर्तनकारी कालखंड को खंगालने वाले हैं, जिसने हमारे प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज की एक ऐसी नींव रखी जिसका असर आज तक महसूस किया जा सकता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के उस दौर की। ये वो समय था जब पहली बार विशाल साम्राज्यों का उदय हो रहा था, कृषि में क्रांतियां हो रही थीं और नए नगर बस रहे थे। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत इन प्राचीन कालखंडों से नहीं होती, बल्कि 1830 के दशक में हुए एक ऐसे रहस्योद्घाटन से होती है जिसने अचानक से पूरे अतीत को एक आवाज दे दी। हाँ, ये इतिहास का एक ऐसा पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, हजारों सालों से चट्टानों और खंभों पर कुछ लिखा हुआ था जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा था। और फिर जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अधिकारी ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाल लिया। ये खोज अपने आप में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक और ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इस खोज से पहले के हालातों को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि उससे पहले तो कुछ पता ही नहीं था। बिल्कुल। उससे पहले जब इतिहासकार या विद्वान प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने की कोशिश करते थे तो उनके पास केवल कुछ ग्रंथ या मिथक होते थे। लेकिन जब जेम्स प्रिंसेप ने इन लिपियों को पढ़ा तो जैसे पत्थर बोलने लगे। सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब उन्होंने अभिलेखों में बार बार आने वाले एक शब्द का अर्थ समझा। पियादस्सी। हाँ, पियादस्सी, यानी मनोहर मुखाकृति वाला राजा। शुरुआत में ये एक बड़ी पहेली थी कि आखिर ये राजा है कौन। मतलब कोई नाम नहीं था, बस एक उपाधि थी। सही कहा। लेकिन जब इन पढ़े गए अभिलेखों का मिलान अन्य बौद्ध ग्रंथों से किया गया तब जाकर ये साबित हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि सम्राट अशोक थे। वाओ! इसी एक खोज ने राजाओं की वंशावली, उनके प्रशासन के तरीके और उस समय के समाज को समझने की एक पूरी नई दिशा खोल दी। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। जेम्स प्रिंसेप की इस खोज ने हमें जो जानकारी दी वो हमें सीधे 600 ईसा पूर्व के उस दौर में ले जाती है जहां से ये सारा बदलाव शुरू हुआ था। इस काल को अक्सर भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़े एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में देखा जाता है। मैं जब इन दस्तावेजों को पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि इस समय 3-4 बहुत बड़े बदलाव एक साथ हो रहे थे। एक तरफ लोहे का प्रयोग अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गया था, दूसरी तरफ पहली बार सिक्कों का चलन शुरू हो रहा था और नए नगरों का उदय भी हो रहा था। हाँ, और इसी दौरान समाज में बौद्ध और जैन धर्म जैसी नई दार्शनिक विचारधाराएं भी आकार ले रही थीं। अगर राजनीतिक नक्शे की बात करें तो पूरे उत्तर भारत में 16 बड़े राज्य उभर कर सामने आए जिन्हें महाजनपद कहा गया। बिल्कुल। लेकिन इन 16 राज्यों में हमेशा वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती थी। ये वर्चस्व की लड़ाई केवल सत्ता के लिए नहीं थी ना? नहीं, ये मुख्य रूप से संसाधनों पर कब्जे के लिए थी। उन 16 महाजनपदों जैसे कि गांधार, अवंती, कोसल, वज्जी और मगध, इनमें सत्ता को लेकर लगातार संघर्ष होता रहता था। लेकिन इन सब में जो सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा और जिसने अंततः एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी वो था मगध। अब ये समझना बहुत दिलचस्प है कि मगध ही सबसे सफल क्यों हुआ। हाँ, मैं सोच रही थी कि ये तो नहीं हो सकता कि मगध के राजा हमेशा सबसे ज्यादा बुद्धिमान रहे हों। इसके पीछे के व्यवहारिक कारण क्या थे? ये केवल किसी एक राजा की कुशलता का परिणाम नहीं था। इसके पीछे बहुत ही ठोस आर्थिक और भौगोलिक कारण थे। जैसे कि? सबसे पहला कारण था वहां की उपजाऊ जमीन, जो गंगा नदी की घाटी में स्थित होने के कारण भारी पैदावार देती थी। कृषि में अतिरिक्त पैदावार का सीधा अर्थ है राजा के लिए ज्यादा राजस्व। और ज्यादा राजस्व का मतलब है एक बड़ी सेना पालने की क्षमता। बिल्कुल सही। दूसरी सबसे बड़ी वजह थी आज के झारखंड वाले इलाके में लोहे की खदानों तक मगध की पहुंच। उस दौर में जिसके पास लोहा था उसके पास सबसे मजबूत और धारदार हथियार थे और साथ ही जंगलों को साफ करने के लिए बेहतरीन औजार भी थे। लेकिन एक तीसरी चीज भी थी जिसने युद्ध के मैदान में मगध को एक ऐसा लाभ दिया जो बाकी राज्यों के पास आसानी से उपलब्ध नहीं था। वो क्या था? जंगली हाथी। हाथी मतलब उस समय के युद्धों में हाथियों की भूमिका इतनी निर्णायक होती थी कि वे पूरे साम्राज्य का भविष्य तय कर सकते थे। बिल्कुल। आप उन प्राचीन युद्धक हाथियों की तुलना आज के आधुनिक युद्धक टैंकों से कर सकते हैं। अच्छा। मगध के घने जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में थे जिन्हें पकड़कर सेना में शामिल किया जाता था,
जब शत्रु सेना की पैदल टुकड़ियां सामने होती थीं, तो ये हाथी उनकी कतारों को आसानी से रौंद सकते थे। बाप रे। वे किलों के मजबूत दरवाजों को तोड़ने की क्षमता रखते थे। तो एक तरफ असीमित अनाज, दूसरी तरफ लोहे के घातक हथियार और तीसरी तरफ युद्धक हाथी। इन तीनों के संगम ने मगध को अजेय बना दिया और इसी ने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के उदय का रास्ता साफ किया। ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों के सही इस्तेमाल ने एक छोटे से राज्य को भारत के प्रथम साम्राज्य में बदल दिया। इन दस्तावेजों में जब हम मौर्य साम्राज्य के विस्तार को देखते हैं तो वो सच में हैरान करने वाला है। बहुत ही विशाल विस्तार था। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक के समय तक ये साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैल चुका था। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। जी पूछिए। इतने विशाल भूभाग को जहाँ हर 100 मील पर भाषा, संस्कृति और भौगोलिक परिस्थितियां बदल जाती हैं, बिना किसी आधुनिक संचार साधन या तेज यातायात के कैसे प्रबंधित किया जाता होगा? ये प्राचीन प्रशासन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इतने बड़े साम्राज्य को एक ही जगह से नियंत्रित करना लगभग असंभव था। हाँ, वही। इसलिए मौर्य शासकों ने एक अत्यधिक विकेंद्रीकृत लेकिन बहुत ही कड़ी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। उनकी मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन इसके अलावा उन्होंने 4 बहुत महत्वपूर्ण प्रांतीय केंद्र स्थापित किए थे। तक्षशिला, उज्जैनी, सुवर्णगिरी और तोसली। सही कहा। इन स्थानों का चुनाव कोई संयोग नहीं था। तो क्या इन जगहों को किसी खास रणनीतिक कारण से चुना गया था? बिल्कुल। अगर आप नक्शे पर देखें तो तक्षशिला और उज्जैनी लंबी दूरी के प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे। वहां से व्यापार पर नजर रखी जाती थी और कर वसूला जाता था। और सुवर्णगिरी? दक्षिण में सुवर्णगिरी का शाब्दिक अर्थ ही सोने का पहाड़ है। कर्नाटक की सोने की खदानों पर नियंत्रण रखने के लिए इस केंद्र का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इतनी बड़ी सेना को वेतन देने और साम्राज्य को चलाने के लिए अथाह धन की आवश्यकता थी। और इस पूरे साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार का जिम्मा उस समय की सबसे विशाल सेना पर था। यूनानी स्रोतों के दस्तावेज बताते हैं कि मौर्य सेना के प्रशासन के लिए एक विशेष सैन्य समिति बनाई गई थी, जिसके अधीन 6 अलग-अलग उपसमितियां काम करती थीं। मैंने इन 6 उपसमितियों के बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मतलब उस जमाने में भी सैन्य प्रशासन में इतना ज्यादा सूक्ष्म प्रबंधन, जिसे हम आज माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं, वो किया जाता था। इतने बड़े पैमाने पर सेना को चलाना कोई साधारण बात नहीं थी। ये एक बहुत ही जटिल लॉजिस्टिक चुनौती थी। हाँ। पहली उपसमिति नौसेना का काम देखती थी, दूसरी यातायात और खान पान का प्रबंधन करती थी, तीसरी पैदल सैनिकों का संचालन करती थी, चौथी अश्वारोहियों का, पांचवी रथों का और छठी उपसमिति हाथियों का काम देखती थी। जरा दूसरी उपसमिति के काम की कल्पना कीजिए, जो रसद वाली थे। हाँ, हजारों हाथियों और घोड़ों के लिए रोजाना चारे का इंतजाम करना, लाखों सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करना और युद्ध के भारी उपकरणों को ढोने के लिए अनगिनत बैलगाड़ियों का प्रबंधन करना। अगर ये यातायात और रसद वाली समिति विफल हो जाती तो पूरी की पूरी सेना बिना लड़े ही भूखों मर जाती। बिल्कुल। ये तो रसद और आपूर्ति की एक बहुत ही आधुनिक व्यवस्था जैसी लगती है। लेकिन सिर्फ तलवार और सेना के दम पर कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए तो राज नहीं कर सकता। नहीं, कभी नहीं। शायद अशोक ने भी ये बात समझ ली थी। कलिंग युद्ध के भारी नरसंहार के बाद जब अशोक ने युद्ध न करने का फैसला किया तो उन्होंने साम्राज्य को बांधे रखने के लिए एक नई नीति अपनाई, जिसे धम्म कहा गया। लेकिन क्या ये धम्म सचमुच केवल एक नैतिक और आध्यात्मिक विचार था, या फिर इतने विविधतापूर्ण और विशाल साम्राज्य को बिना हथियारों के नियंत्रण में रखने का एक चतुर राजनीतिक साधन भी था? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। अशोक का धम्म बेशक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित था, लेकिन इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। मतलब ये एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट था? हाँ, ये ऐसे सरल और सार्वभौमिक नियमों का एक समूह था जिन पर कोई विवाद नहीं कर सकता था, जैसे बड़ों का आदर करना, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ मानवीय व्यवहार, और सबसे जरूरी बात, दूसरे धर्मों और परंपराओं का सम्मान करना। इतने बड़े और विविधता वाले साम्राज्य में जहां अलग-अलग मान्यताओं वाले लोग रहते थे, ये धम्म एक सामाजिक गोंद की तरह काम करता था। अशोक ने केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि उन्होंने धम्म महामात्य नाम के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति भी की। अच्छा? ये अधिकारी पूरे साम्राज्य में घूम घूम कर ये सुनिश्चित करते थे कि लोग इन नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। ये एक तरह से जनता के बीच जाकर राजा की नरम शक्ति
या सॉफ्ट पावर को स्थापित करने का तरीका था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, जी, जब उत्तर भारत में ये विशाल और कठोर नियंत्रण वाले साम्राज्य बन रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत की राजनीतिक प्रयोगशाला में कुछ बिल्कुल अलग ही प्रयोग चल रहा था। हाँ, दक्षिण का इतिहास बहुत अलग है। अगर हम दक्षिण की ओर चले, खासकर प्राचीन तमिलकम क्षेत्र में, तो वहां हमें मौर्यों जैसी कोई केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं दिखती। वहां चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियां शासन कर रही थीं। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि ये व्यवस्था मौर्यों के साम्राज्य से बिल्कुल विपरीत थी। सही कहा, इस सरदारी व्यवस्था को समझना बहुत आवश्यक है। एक सरदारी प्रणाली साम्राज्य से मूल रूप से इस बात में अलग होती है कि वहां सत्ता किसी एक निरंकुश शासक के हाथ में नहीं होती और ना ही वहां कोई स्थायी या नियमित कर वसूलने की व्यवस्था होती है। संगम साहित्य के प्राचीन तमिल ग्रंथ हमें इस व्यवस्था की बहुत ही स्पष्ट तस्वीर दिखाते हैं। इन सरदारों की आय का मुख्य स्रोत कर नहीं, बल्कि उपहारों और भेंटों का आदान प्रदान था। उपहारों पर आधारित अर्थव्यवस्था। ये तो सुनने में बहुत ही आदर्शवादी लगता है। तो क्या लोग अपनी मर्जी से सरदार को अपना धन देते थे? काफी हद तक हाँ, और कई बार सरदार अभियान चलाकर भी संपत्ति जुटाते थे। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि सरदार उस संपत्ति को अपने पास जमा करके नहीं रखता था, वो उसे बांट देता था। हाँ, वह उस धन को अपने समर्थकों, अपने योद्धाओं और चारण कवियों के बीच बांट देता था। सरदार का काम कोई कठोर प्रशासनिक नियम लागू करना नहीं था, बल्कि वह अनुष्ठानों का नेतृत्व करता था, युद्ध के समय अपने लोगों का मार्गदर्शन करता था और स्थानीय विवादों को सुलझाता था। राजा और प्रजा के बीच की दूरी यहाँ उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी उत्तर भारत के बड़े साम्राज्यों में देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, सत्ता का स्वरूप बदलने लगा। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास उत्तर पश्चिम भारत में कुषाण शासकों का राज आया। कुषाणों का काल बहुत ही रोचक है। कुषाणों ने सत्ता और धर्म को जिस तरह से मिलाया वो अपने आप में बहुत अनोखा था। वे खुद को देवताओं के समान प्रस्तुत करने लगे थे। कुषाणों की रणनीति अपनी सत्ता को वैध ठहराने का एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक उदाहरण है। एक शासक ये कैसे सुनिश्चित करे कि आम जनता उसे बिना किसी सवाल के अपना राजा मान ले। कुषाण राजाओं ने इसका समाधान खुद को सीधे देवताओं से जोड़ने में निकाला। उन्होंने खुद को देवपुत्र यानी ईश्वर का पुत्र कहना शुरू कर दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास और यहाँ तक कि अफगानिस्तान में भी देवस्थानों पर अपनी विशालकाय मूर्तियां स्थापित करवाईं। ये तो आज के जमाने की किसी बड़े पीआर अभियान या अपनी छवि चमकाने की आक्रामक रणनीति जैसा लगता है। बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाकर सीधे जनता के दिमाग में ये संदेश डालना कि राजा कोई आम इंसान नहीं है। बिल्कुल। और कुषाणों के सिक्कों पर भी तो ऐसा ही देखने को मिलता है। हाँ, उनके सिक्कों के एक तरफ राजा की तस्वीर होती थी और दूसरी तरफ किसी देवता की। जब रोजमर्रा के लेन देन में आम इंसान उन सिक्कों का इस्तेमाल करता था तो उसके अवचेतन मन में ये बात बैठ जाती थी कि राजा का दर्जा देवता के बराबर है। ये बहुत ही प्रभावी तरीका था। लेकिन केंद्रीकृत सत्ता का ये ढांचा हमेशा एक जैसा नहीं रहा। चौथी शताब्दी ईस्वी में जब गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ तो हमें शासन प्रणाली में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। सामंतवाद की शुरुआत। हाँ, यहाँ एक सामंतवादी ढांचे का विकास हुआ। गुप्त काल की व्यवस्था मौर्यों से बहुत अलग थी। यहाँ शक्ति केवल एक सम्राट के हाथों में सिमटी हुई नहीं थी। गुप्त काल में सामंतों की भूमिका बहुत शक्तिशाली हो गई थी। ये सामंत ऐसे स्थानीय जमींदार या शासक होते थे जिनका जमीन और वहां के संसाधनों पर पूरा नियंत्रण होता था। गुप्त सम्राट सीधे तौर पर हर गांव या शहर पर राज नहीं करते थे, बल्कि वे इन सामंतों पर निर्भर होते थे जो जरूरत पड़ने पर राजा को सैन्य सहायता और संसाधन उपलब्ध कराते थे। इस व्यवस्था में एक बड़ा जोखिम भी था कि सामंत बगावत कर दें। बिल्कुल, अगर कोई सामंत बहुत अधिक संसाधन जुटा लेता था तो वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर सकता था या राजा भी बन सकता था। इस दौर में राजाओं को अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए लगातार प्रशस्तियां लिखवानी पड़ती थीं। जैसे कि इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था, जिसमें समुद्रगुप्त की दिग्विजय और उनके असाधारण गुणों का बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। राजाओं, सामंतों और इन विशाल साम्राज्यों की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इन सबको जीवित रखने वाली जो असली ताकत थी वो तो हमारे किसान और देहात थे। सही कहा। इस 1000 साल के कालखंड में जो सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति हुई वो खेतों में हो रही थी। जो दस्तावेज हमारे सामने हैं वो बताते हैं कि कृषि के तरीकों में बहुत बड़े और बुनियादी बदलाव आ रहे थे,
जिससे पैदावार कई गुना बढ़ गई थी। वो एक तकनीकी और कृषि क्रांति का दौर था। गंगा की उपजाऊ लेकिन कठोर जमीन को जोतने के लिए अब लोहे के फाल वाले हलों का व्यापक इस्तेमाल होने लगा था। इससे जमीन की गहरी जुताई संभव हो पाई, जो लकड़ी के हलों से नहीं हो सकती थी। और जिन पहाड़ी या सूखे इलाकों में हल चलाना मुश्किल था, वहां खेती के लिए कुदाल का प्रयोग शुरू हुआ। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ा बदलाव था, जिसने अर्थव्यवस्था की पूरी कायापलट कर दी, वो था धान की रोपाई का तरीका। ये धान की रोपाई वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। ये सिर्फ एक नई तकनीक नहीं थी, बल्कि इसने पूरे समाज के ढांचे को भी प्रभावित किया होगा। निश्चित रूप से पहले किसान सिर्फ जमीन पर बीज बिखेर देते थे, लेकिन अब उन्होंने पहले पानी से भरे छोटे खेतों में धान के पौधे तैयार करना और फिर इन पौधों को बड़े खेतों में रोपना शुरू कर दिया। इस विधि से पौधों के बचने और बढ़ने की दर बहुत अधिक हो गई और धान की उपज में बेतहाशा वृद्धि हुई। लेकिन इस काम के लिए कमर तोड़ मेहनत की जरूरत होती थी। पानी से भरे खेतों में दिन भर झुककर काम करना कोई आसान बात नहीं थी। और शायद इसी भारी मेहनत और बढ़ती उपज ने समाज में गहरी खाई भी पैदा कर दी, क्योंकि उपज तो बढ़ रही थी, लेकिन उसका लाभ हर किसी को बराबर नहीं मिल रहा था। बिल्कुल, इस कृषि विस्तार ने ग्रामीण समाज को कई वर्गों में बांट दिया। अब देहात में एक स्पष्ट पदानुक्रम बन गया था, एक तरह का पिरामिड। हाँ, सबसे ऊपर बड़े जमींदार या ग्राम प्रधान होते थे, जिन्हें अक्सर घ्यापति कहा जाता था। इनके पास बहुत जमीन होती थी और इनका प्रभाव इतना होता था कि ये पद अक्सर वंशानुगत हो जाते थे। और इनके नीचे छोटे किसान होते थे। और समाज के सबसे निचले पायदान पर भूमिहीन खेतीहर मजदूर होते थे, जिन्हें दास कम मकार कहा जाता था। यही वो वर्ग था जो खेतों में वो कमर तोड़ मेहनत करता था, लेकिन इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। इसी आर्थिक ढांचे के बीच इतिहास का एक और महत्वपूर्ण पहलू उभर कर आता है, और वो है भूमिदान। इन दस्तावेजों में ऐसे अनगिनत अभिलेख हैं जो भूमि दान के बारे में बताते हैं। राजा या शक्तिशाली लोग ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थानों को जो जमीन दान में देते थे, उसे अग्रहार कहा जाता था। इन जमीनों पर ब्राह्मणों को कोई कर नहीं देना पड़ता था, बल्कि वे वहां रहने वाले स्थानीय किसानों से कर वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लेते थे। लेकिन इस भूमिदान की परंपरा से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया, क्योंकि वो उस समय के समाज के बनाए हुए नियमों को सीधी चुनौती देती है। मैं समझ रहा हूं आप किस विशिष्ट उदाहरण की बात कर रही हैं। आप प्रभावती गुप्त के अभिलेखों का जिक्र कर रही हैं। हाँ, प्राचीन भारत के धर्मशास्त्रों और कानूनी ग्रंथों को अगर हम पढ़ें तो उनमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि महिलाओं का अचल संपत्ति या जमीन पर कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं होता था। जमीन पर स्वामित्व केवल पुरुषों का माना जाता था। लेकिन प्रभावती गुप्त, जो गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थीं और जिनका विवाह वाकाटक परिवार में हुआ था, उनका मामला इस नियम का एक बहुत बड़ा अपवाद है। और अभिलेखों से ये साफ पता चलता है कि वो न केवल जमीन की मालकिन थी, बल्कि उन्होंने अपनी मर्जी से उस जमीन को दान भी किया था। तो इसका मतलब क्या है? क्या वे कानूनी ग्रंथ केवल दिखावे के लिए थे? ये हमें ये समझने में मदद करता है कि ग्रंथों में लिखे गए नियम और जमीनी हकीकत में कई बार बहुत अंतर होता है। शायद राजघरानों और कुलीन वर्ग की महिलाओं के लिए वे कठोर नियम लागू नहीं होते थे जो आम महिलाओं के लिए थे। या फिर प्रभावती गुप्त एक रानी होने के नाते इतनी शक्तिशाली थी कि वे नियमों को दरकिनार कर सकती थी। ये इतिहास के एक बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण परत है। अर्थव्यवस्था के इस पूरे ताने बाने में सिर्फ खेती और जमीन ही नहीं थी, बल्कि नगर और व्यापार का एक बहुत बड़ा जाल भी बिछ चुका था। व्यापार भी उफान पर था। हमने शुरुआत में सिक्कों के चलन की बात की थी। सबसे पहले जो आहत सिक्के या पंच मार्क वाले सिक्के आए, वो चांदी और तांबे के थे। फिर कुषाणों ने रोमन सम्राटों की तर्ज पर सोने के बड़े सिक्के जारी किए और गुप्त काल तक आते आते बेहतरीन कलाकारी वाले सोने के सिक्के बाजार में आ गए। ये दिखाता है कि व्यापार किस स्तर पर पहुंच चुका था। लेकिन इस व्यापार को नियंत्रित कौन करता था? व्यापार के इस विशाल नेटवर्क को चलाने के लिए व्यापारियों और कारीगरों ने अपने मजबूत संगठन बना लिए थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी? ये श्रेणियां केवल व्यापारिक समूह नहीं थी, बल्कि ये बहुत ही शक्तिशाली संस्थाएं थीं। ये कच्चे माल की खरीद से लेकर तैयार माल को बाजारों में बेचने तक पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करती थीं। वाह! इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि ये श्रेणियां प्राचीन काल के बैंकों की तरह काम करती थीं। मतलब लोग इनमें पैसे जमा करते थे?
हाँ, आम लोग अपने जीवन घन की जमा पूंजी इन श्रेणियों के पास जमा कर सकते थे, क्योंकि उन्हें राजा से ज्यादा इन व्यापारिक संघों पर भरोसा था। रोम से लेकर चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक भारतीय व्यापारियों ने मसालों, कपड़ों और मोतियों का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार फैलाया था, उसकी रीढ़ की हड्डी यही श्रेणियां थीं। ये पूरी यात्रा सच में अद्भुत रही है। मगध के लोहे और हाथियों से लेकर मौर्यों के विशाल प्रशासन तक, दक्षिण की सरदारी व्यवस्था से लेकर कुषाणों की देवतुल्य मूर्तियों तक, और फिर लोहे के हल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की श्रेणियों तक। हमने बहुत सी चीजें कवर की हैं। हमने इस 1000 साल के इतिहास के कई पन्ने पलटे हैं, लेकिन इन सब बातों को जानने के बाद हमें उस चेतावनी पर भी बात करनी चाहिए जो इन ऐतिहासिक स्रोतों के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें जी, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें इन्हीं अभिलेखों और ग्रंथों से मिला है। लेकिन इन अभिलेखीय साक्ष्यों की अपनी कुछ बहुत गंभीर सीमाएं हैं। तकनीकी सीमाएं। हाँ, तकनीकी स्तर पर देखें तो हजारों साल पुराने पत्थरों पर लिखे गए अक्षर समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं। कई अभिलेख टूट चुके हैं और उनका बहुत सारा हिस्सा हमेशा के लिए गायब हो चुका है, जिससे उनका सही अर्थ निकालना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ टूटे हुए अक्षरों की नहीं है। इससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि ये इतिहास लिखा किसने है और उसमें किसका नजरिया शामिल है। बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं आप। इन दस्तावेजों में एक बहुत बड़ा अंतर्निहित पक्षपात मौजूद है। हमें ये पूछना चाहिए कि ये बड़े बड़े पत्थर के खंभे, तांबे की प्लेटें और प्रशस्तियां लिखवाने का खर्च कौन उठा सकता था? जाहिर है ये काम केवल राजा, बड़े जमींदार, धनी व्यापारी या शक्तिशाली संस्थाएं ही कर सकती थीं। सही बात है। इसलिए इन अभिलेखों में हमें वही पढ़ने को मिलता है जो ये शक्तिशाली लोग चाहते थे कि भविष्य की पीढ़ियां पढ़ें। वे अपनी विजय की गाथाएं, अपने दान पुण्य और अपनी महानता का बखान करते थे। लेकिन उस दौर के एक आम किसान की जिंदगी कैसी थी? वही तो। वो भूमिहीन मजदूर जो पानी से भरे खेतों में दिन भर धान की रोपाई करता था, उसकी खुशियां क्या थीं? वो कारीगर जो श्रेणियों के लिए दिन रात काम करता था, उसके संघर्ष क्या थे? इन आम लोगों की आवाज, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी परेशानियां इन शाही अभिलेखों में कहीं भी दर्ज नहीं है। हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो काफी हद तक सत्ता के गलियारों का इतिहास है, आम आदमी का नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस पूरी चर्चा से हम केवल प्राचीन भारत के साम्राज्यों और अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं सीखते, बल्कि ये हमें एक बहुत ही जरूरी कौशल भी सिखाता है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण। हाँ, चीजों को गहराई से विश्लेषण करने की क्षमता। जब भी हम कोई सूचना पढ़ते हैं, चाहे वो हजारों साल पुराना कोई पत्थर का लेख हो या आज के समय का कोई समाचार पत्र, हमें हमेशा खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि ये जानकारी किसने दी है, इसका उद्देश्य क्या है, और सबसे जरूरी बात, इसमें किसकी कहानी और किसकी आवाज छूट गई है। बिल्कुल। और इस विस्तृत विश्लेषण को समाप्त करने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है। कल्पना कीजिए, आज से 2000 साल बाद जब भविष्य के इतिहासकार हमारे आज के समाज को समझने के लिए खुदाई करेंगे, तो क्या होगा? अगर उन्हें केवल हमारे सरकारी स्मारक, बड़ी बड़ी इमारतें, अरबपतियों के बैंक खाते या कुछ चुनिंदा आधिकारिक दस्तावेज ही मिले। ये एक बहुत ही डरावना विचार है। और क्या हो अगर हमारे रोजमर्रा के मैसेजेस, हमारी आम बातचीत, हमारी डायरियां और एक साधारण इंसान की कहानियां उस डिजिटल दुनिया के साथ ही हमेशा के लिए मिट जाएं? तो वे भविष्य के लोग हमारे आज के समाज के बारे में कैसी कैसी गलत धारणाएं बना लेंगे? यह हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि इतिहास हमेशा वो नहीं होता जो वास्तव में हुआ था, बल्कि इतिहास वो होता है जो समय की मार झेल कर बचा रह जाता है। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और एक नई गहराई के। महाभारत के बारे में सोचते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मतलब कुरुक्षेत्र का मैदान, रथों के पहियों की आवाज और तीर कमान। बिल्कुल, और एक बहुत ही विशाल पारिवारिक युद्ध। लेकिन आज हम ना इस महाकाव्य की सतह से थोड़ा नीचे जाने वाले हैं, उन ऐतिहासिक स्रोतों और सबूतों के गहराई में जाने वाले हैं जो हमें
एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। हाँ, जरा सोचिए, अगर हम महाभारत को सिर्फ एक मिथक या सिर्फ एक युद्ध की कहानी न मानकर लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच के समाज के एक दर्पण के रूप में देखें तो क्या होगा? हाँ, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। मेरा मतलब है कि क्या धर्मशास्त्रों में समाज को चलाने के लिए जो बेहद कड़े नियम लिखे गए थे, क्या असल जिंदगी की जमीनी सच्चाई भी बिल्कुल वैसी ही थी? इसी सवाल की परतें खोलने के लिए हम आज इन सारे ऐतिहासिक स्रोतों की गहन पड़ताल कर रहे हैं। और ये पड़ताल बहुत जरूरी भी है। मुझे तो ये सोचकर ही हैरानी होती है कि 1951-52 में जब बीबी लाल ने हस्तिनापुर नाम के गांव में पुरातात्विक खुदाई की थी ना, तो मिट्टी के नीचे दबे उन बर्तनों और दीवारों ने और लगभग 1000 सालों में रचे गए ग्रंथों ने प्राचीन भारत को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं। और देखिए, इस नजरिए को पूरी तरह से पलटने में एक और बहुत बड़ी घटना का हाथ था। मैं बात कर रहा हूं उस बेहद महत्वाकांक्षी शोध की जिसे वीएस सुखथांकर ने 1919 में शुरू किया था। आहा, वो समालोचनात्मक संस्करण वाला प्रोजेक्ट? हाँ, वही। अब जरा उस समय की कल्पना कीजिए। ना इंटरनेट था, ना कोई डिजिटल डेटा। इस टीम ने कश्मीर के भोजपत्रों से लेकर केरल के ताड़पत्रों तक पूरे उपमहाद्वीप से महाभारत की अनगिनत पांडुलिपियों को इकट्ठा किया। बाप रे, ये तो बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा। बहुत मुश्किल। उन्होंने उन सबको पढ़ा और एक एक श्लोक का मिलान किया। और पता है, इस काम को पूरा होने में 1-2 नहीं, पूरे 47 वर्ष लग गए। 47 साल! मतलब किसी शोधकर्ता की पूरी जिंदगी सिर्फ एक ग्रंथ के अलग अलग संस्करणों को मिलाने में ही निकल गई। जी हाँ। और जब 13,000 पृष्ठों का वो समालोचनात्मक संस्करण तैयार हुआ ना, तो नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। तो इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकला? मतलब इतनी मेहनत के बाद क्या साबित हुआ? सबसे बड़ा निष्कर्ष ये था कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक मूल कथा तो एक ही थी, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर अनगिनत बदलाव और अलग अलग परंपराएं मौजूद थीं। अच्छा। इस खोज ने यह साबित कर दिया कि समाज किसी एक कठोर नियम या एक ही रंग में नहीं रंगा था। ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जहां सब कुछ ऊपर से तय होता था और लोग बस आंख मूंदकर उसे मान लेते थे। यानी समाज के भीतर ही कई तरह के टकराव चल रहे थे। बिल्कुल, टकराव थे, समझौते थे और नए विचार लगातार जन्म ले रहे थे। चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सत्ता और परिवार के नियमों की। महाभारत की पूरी कहानी का जो केंद्र है ना, वो कौरवों और पांडवों के बीच जमीन और सत्ता का संघर्ष है। हाँ, सही बात है। लेकिन जब हम इन स्रोतों को करीब से देखते हैं तो समझ आता है कि ये महज 2 चचेरे भाइयों के परिवारों का झगड़ा नहीं था। ये दरअसल समाज में पितृवंशिकता को स्थापित करने का एक संघर्ष था। यानी पिता से पुत्र और फिर पौत्र तक सत्ता और संपत्ति जाने का नियम। जी, इसे लोहे की लकीर बनाने का एक बहुत बड़ा अभियान था। पांडवों की जीत ने इस बात पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी कि पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर, और अगर वो राजा है तो उसके सिंहासन पर सिर्फ और सिर्फ बेटों का ही अधिकार होगा। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि पितृवंशिकता का ये विचार केवल राजघरानों के सिंहासन तक ही सीमित नहीं था। ये धीरे धीरे पूरे परिवार और रिश्तेदारों के बड़े समूह को बांधने का एक बुनियादी तरीका बन गया था। और इसका असर तो बाकी चीजों पर भी पड़ा होगा। बिल्कुल पड़ा। जब संसाधनों और संपत्ति पर नियंत्रण का ये नियम पूरी तरह से पुरुषों के पक्ष में झुका दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि इसका सीधा असर विवाह के नियमों पर भी पड़ना ही था। हाँ, विवाह के नियम। अगर हम धर्मशास्त्रों को पढ़ें तो वे बहुत ही स्पष्ट और सख्त निर्देश देते हैं। उनके अनुसार बहिर्विवाह यानी अपने गोत्र या समूह से बाहर विवाह करना सबसे बेहतरीन और आदर्श माना जाता था। और इसी के साथ कन्यादान को भी बहुत महत्व दिया गया। बिल्कुल, कन्यादान को एक पिता का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र धार्मिक कर्तव्य बना दिया गया था। शास्त्रों में तो 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र मिलता है, जिनमें से पहले 4 को उत्तम बताया गया है और बाकी 4 को निंदित या बुरा माना गया है। लेकिन इन स्रोतों की सबसे मजेदार बात यह है कि ये बताते हैं कि नियम क्या थे और साथ ही ये भी कि लोग उन नियमों को कैसे तोड़ रहे थे। सही कह रही हैं। असल जिंदगी में अंतर्विवाह यानी अपने ही समूह या बंधु बांधवों के भीतर शादी करने का चलन भी बहुत बड़े स्तर पर मौजूद था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि बगावत कहीं बाहर से नहीं, बल्कि सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर से हो रही थी। धर्मशास्त्रों का एक बहुत ही कड़ा नियम था
कि विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता का गोत्र पूरी तरह त्यागना होगा और अपने पति का गोत्र अपनाना होगा। बिल्कुल, ये पितृवंशिकता का एक अहम हिस्सा था। लेकिन अगर हम सातवाहन राजाओं के अभिलेखों को देखें, जो उस दौर के सबसे ताकतवर राजवंशों में से एक थे, तो वहां कहानी बिल्कुल उल्टी नजर आती है। सातवाहन रानियों के अभिलेख। हाँ, सातवाहन रानियों ने विवाह के बाद भी अपने पिता के गोत्र को नहीं त्यागा। उन्होंने गौतम और वशिष्ठ जैसे अपने मायके के गोत्रों को ही शान से बनाए रखा। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी। एक तरफ समाज के सबसे पवित्र ग्रंथ कह रहे हैं कि विवाह के बाद स्त्री की पुरानी पहचान खत्म, और दूसरी तरफ उस दौर की सबसे शक्तिशाली रानियां कह रही हैं कि नहीं, हम अपना नाम और अपना गोत्र नहीं छोड़ेंगी। ये तो धर्मशास्त्रों के नियमों का सीधा और खुला उल्लंघन था, एकदम खुला उल्लंघन। और ये ना एक और सवाल पैदा करता है, अगर रानियां अपने पिता का गोत्र रख रही थीं और हम सातवाहन राजाओं के नाम देखते हैं, जैसे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी या वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, जो साफ तौर पर माताओं के नाम पर रखे गए हैं जी, जिन्हें मातृ नाम कहा जाता है। हाँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि उस समय माताओं के पास सच में बहुत ज्यादा राजनीतिक शक्ति थी? अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्थिति थोड़ी जटिल है। ये सच है कि राजाओं का अपनी माताओं के नाम से पहचाना जाना माताओं के प्रति एक गहरे सामाजिक सम्मान को जरूर दर्शाता है। लेकिन अगर हम वास्तविक राजनीतिक शक्ति या सिंहासन के उत्तराधिकार की बात करें तो वो अंततः पितृवंश की था, यानी गौतमी का पुत्र ही राजा बनेगा, गौतमी की पुत्री नहीं। ये तो है। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण हमें महाभारत में ही मिलता है। जब युद्ध के बादल मंडरा रहे थे तो गांधारी ने दुर्योधन को सभा में बुलाकर बहुत ही स्पष्ट राजनीतिक सलाह दी थी कि इस युद्ध को टाल दो। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इसमें किसी का भला नहीं है, लेकिन दुर्योधन ने अपनी माता की ये बात पूरी तरह अनसुनी कर दी। ये दिखाता है कि माताओं का दर्जा चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, जब बात सत्ता के अंतिम फैसलों की आती थी तो उनका नियंत्रण बेहद सीमित हो जाता था। तो सत्ता की चाबी अंततः पुरुषों के ही हाथ में थी, और इस सत्ता को बनाए रखने के लिए एक और बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी की गई थी, वर्ण व्यवस्था। जी, वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इस पूरे सामाजिक विभाजन को एक दैवीय व्यवस्था बता दिया गया। ये कहा गया कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति आदि पुरुष के मुख से हुई, क्षत्रियों की भुजाओं से, वैश्यों की जंघाओं से और शूद्रों की पैरों से हुई है। और हर वर्ण का काम तय कर दिया गया। हाँ, और राजनीति का सबसे कठोर नियम ये बना दिया गया कि राजा बनने का अधिकार केवल और केवल क्षत्रियों को है। लेकिन इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि जमीनी स्तर पर इस नियम की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। उस दौर की हकीकत ये थी कि जिसके पास ताकत और संसाधन थे वही राज करता था, चाहे उसका वर्ण कुछ भी हो। मतलब नियम बस कागजों पर थे एक तरह से। हाँ, मौर्य साम्राज्य को ही देख लीजिए। उन्होंने उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज किया, लेकिन उनका मूल क्या था? बौद्ध ग्रंथ उन्हें क्षत्रिय मानते हैं, जबकि उस समय के ब्राह्मण ग्रंथ स्पष्ट रूप से उन्हें निम्न कुल का बताते हैं। रुकिए, ये बहुत ही हैरानी की बात है। मतलब जिस मौर्य साम्राज्य ने, जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक जैसे महान सम्राट हुए, जिसने इतने विशाल भूभाग पर शासन किया, उन्हें खुद ब्राह्मण ग्रंथ क्षत्रिय नहीं मानते थे। बिल्कुल नहीं मानते थे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मौर्यों के बाद जिन शुंग और कण्व वंश के राजाओं ने सत्ता संभाली, वे तो असल में ब्राह्मण थे, जबकि शास्त्रों के अनुसार तो ब्राह्मणों को राजकाज करना ही नहीं चाहिए था। सही कहा। इसके अलावा मध्य एशिया से आए शक राजाओं का भी उदाहरण है। ब्राह्मणों की नजरों में वे म्लेच्छ थे, यानी बाहरी और बर्बर। फिर भी उन्होंने एक लंबे समय तक राज किया। और वो गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसका हमने अभी जिक्र किया था, हाँ, उसने तो बाकायदा अपने अभिलेखों में खुद को एक अनूठा ब्राह्मण कहा था और क्षत्रियों के दर्प को तोड़ने वाला बताया था। तो इन सब ऐतिहासिक सबूतों का एक ही निष्कर्ष निकलता है, सिंहासन उसी का था जिसकी तलवार में दम था। जन्म या वर्ण का नियम राजनीति के मैदान में आकर कमजोर पड़ ही जाता था। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई राजाओं और बड़े साम्राज्यों की बात, लेकिन आम लोगों के बीच क्या चल रहा था? ग्रंथों में तो सिर्फ 4 वर्णों का जिक्र है, लेकिन समाज में तो अनगिनत जातियां थीं, जैसे स्वर्णकार, निषाद, बढ़ई। ये लोग इस कठोर ढांचे में अपनी जगह कैसे बना रहे थे? जातियों और पेशों का ये ताना बाना बहुत ही ज्यादा लचीला था। इसका एक बेहद शानदार और रोमांचक उदाहरण मंदसौर के रेशम बुनकरों के अभिलेख से मिलता है। मंदसौर के बुनकर? हाँ, ये बुनकर मूल रूप से लाट क्षेत्र में रहते थे, जो आज का गुजरात है। वहां से वे मध्य प्रदेश के मंदसौर की तरफ चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना था कि वहां का राजा अच्छा है और वहां व्यापार के मौके ज्यादा हैं।
तो उन्होंने पलायन किया? जी, उन्होंने अपने पेशे को एक श्रेणी यानी गिल्ड के रूप में संगठित किया। उन्होंने अपनी मेहनत और कला से खूब धन कमाया और उस पैसे से सूर्य देवता का एक भव्य मंदिर बनवाया। ये उदाहरण इसलिए इतना महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि ये हमें दिखाता है कि लोग अपनी किस्मत खुद बदल रहे थे। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात नहीं है, ये पूरी तरह से सामाजिक गतिशीलता का सबूत है। बिल्कुल, सोशल मोबिलिटी। एक समूह व्यापार करता है, अमीर बनता है और समाज में अपना रुतबा इतना बढ़ा लेता है कि वो शहर का एक प्रमुख मंदिर बनवा सके। ये 4 वर्णों के उस कठोर नियम को सीधे चुनौती देता है जो कहता था कि आपका पेशा और रुतबा जन्म से तय होता है। और ये एक बहुत ही अहम सवाल भी उठाता है। जो लोग इस 4 वर्णों की व्यवस्था के भीतर थे, वे तो किसी तरह अपना रास्ता निकाल ही रहे थे, लेकिन उनका क्या जिन्हें इस व्यवस्था के बिल्कुल बाहर धकेल दिया गया था? जैसे जंगलों में रहने वाले शिकारी या निषाद। हाँ, एकलव्य का किस्सा यही तो बताता है कि कैसे व्यवस्था को चुनौती देने वाले एक निषाद को मुख्यधारा से बाहर रखने के लिए उसका अंगूठा तक मांग लिया गया। बहुत ही क्रूर था वो। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों का भी जिक्र है जिन्हें राक्षस कहकर सभ्यता से बाहर या असंस्कृत माना जाता था। लेकिन वहां भी नियम हमेशा लागू नहीं होते थे। अगर हम महाभारत को ही देखें तो भीम का विवाह हिडिंबा नाम की एक राक्षसी से होता है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। उन दोनों का पुत्र होता है घटोत्कच, जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ता है और एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि समाज में एकीकरण या घुलने मिलने की प्रक्रिया लगातार चल रही थी। जिन्हें बाहरी या बर्बर कहा गया, वे भी मुख्यधारा की राजनीति और महाकाव्यों में अपनी जगह बना रहे थे। ब्राह्मणीय नियम हर जगह और हर किसी पर लागू नहीं हो पा रहे थे। सही बात है। और जब हम नियमों के लागू न होने की बात करते हैं तो संपत्ति और जेंडर से जुड़ा एक प्रसंग है जो धर्म और अधिकारों की पूरी धारणा को ही झकझोर कर रख देता है। आप द्रौपदी वाले प्रसंग की बात कर रहे हैं ना? जी, पैतृक संपत्ति पर तो सिर्फ बेटों का हक था और स्त्रियों के पास स्त्रीधन होता था जो उन्हें शादी के वक्त मिलता था। लेकिन अधिकार असल में किसके पास कितने थे, इसकी सबसे बड़ी परीक्षा द्यूत क्रीड़ा यानी पासे के उस खेल में हुई जिसने महाभारत की नींव रखी। युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी को दांव पर लगाना, ये इतिहास के सबसे विवादास्पद और तनावपूर्ण क्षणों में से एक है। बेशक, युधिष्ठिर अपना सब कुछ हारने के बाद अपनी पत्नी को दांव पर लगाते हैं और हार जाते हैं। लेकिन इसके बाद भरी सभा में जो होता है वो सिर्फ एक रानी का अपमान नहीं है, वो एक बहुत बड़ी कानूनी और नैतिक बहस की शुरुआत है। और द्रौपदी का वो सवाल? हाँ, द्रौपदी वहां खड़ी होकर रोने या सिर्फ दया की भीख मांगने के बजाय एक ऐसा तीखा सवाल पूछती हैं जो वहां बैठे सारे जानकारों को निरुत्तर कर देता है। द्रौपदी का वो सवाल था, क्या आपने मुझे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हारा था? कमाल का सवाल है ये। ये महज गुस्से में पूछा गया सवाल नहीं था, ये एक बहुत ही पैना कानूनी तर्क था। उनका तर्क ये था कि अगर युधिष्ठिर खुद को पहले ही हार चुके थे तो एक दास बन जाने के बाद उन्हें किसी और स्वतंत्र व्यक्ति को दांव पर लगाने का क्या अधिकार रह गया था? बिल्कुल। और क्या एक पत्नी अपने पति की कोई निजी संपत्ति या वस्तु है जिसे वो जब चाहे जुए में हार सकता है? ये रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण है। ये प्रसंग हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि उस दौर का समाज भी महिलाओं के अधिकारों, स्वामित्व और आजादी को लेकर कितना उद्वेलित था। द्रौपदी का वो सवाल आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक लगता है जितना शायद हजारों साल पहले रहा होगा। और सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, उस समय पूरी की पूरी नई विचारधाराएं जन्म ले रही थीं जो ब्राह्मणवादी समाज के जन्म आधारित नियमों पर सीधा प्रहार कर रही थी। जैसे कि बौद्ध धर्म। बिल्कुल, बौद्ध धर्म इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा के उस पूरे ढांचे को ही सिरे से खारिज कर दिया जो ये मानता था कि कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वो ऊंचे कुल में पैदा हुआ है। इस बौद्ध नजरिए को समझने के लिए ना मध्यम निकाय ग्रंथ का एक प्रसंग बहुत दिलचस्प है। इसमें अवंतीपुत्र और कच्चायन के बीच एक संवाद होता है जो पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित है कि असली ताकत वर्ण में नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था में है। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। उस संवाद का सार यही है कि अगर कोई शूद्र मेहनत करके अपार संपत्ति कमा लेता है तो वो इतना सक्षम हो जाता है कि वो किसी क्षत्रिय या यहाँ तक कि किसी ब्राह्मण को भी अपने सेवक के रूप में काम पर रख सकता है। यानी पैसा बोलता है। हाँ, बौद्ध धर्म का ये तर्क बेहद यथार्थवादी और व्यावहारिक था। वे कह रहे थे कि समाज में आपकी जगह आपके जन्म से नहीं
बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति और आपके कर्मों से तय होती है। पैसा और संसाधन ही वो असली ताकत है जो सामाजिक पदानुक्रम को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये बात हमें सत्ता के एक और बहुत ही आधुनिक लगने वाले विचार की तरफ ले जाती है। अगर राजा भगवान का भेजा हुआ नहीं था और जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं था, तो ये पूरी राजशाही व्यवस्था शुरू कैसे हुई? ये एक बड़ा दार्शनिक सवाल है। इसका जवाब हमें बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक में मिलता है। वहाँ एक कहानी है जो बताती है कि शुरुआत में सभी इंसान बहुत ही शांति और समानता के साथ रहते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन में लालच पैदा हुआ। लोगों ने जरूरत से ज्यादा संपत्ति जमा करनी शुरू कर दी, जिसके कारण समाज की पूरी व्यवस्था बिगड़ने लगी। चोरी, फरेब और अपराध बढ़ने लगे। और यहीं से जन्म लेता है महासम्मत का विचार। महासम्मत? जी। सुत्त पिटक के अनुसार जब समाज में अराजकता फैल गई तो लोगों ने ये इंतजार नहीं किया कि कोई देवता आकर उनकी रक्षा करेगा, बल्कि उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और तय किया कि वे अपने ही बीच में से एक ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो क्रोधित होने पर क्रोध करें और गलत काम करने वालों को सही दंड दे सके। एक तरह से अपना नेता चुना। बिल्कुल। इस चुने हुए व्यक्ति को ही महासम्मत यानी महान चुने हुए की उपाधि दी गई। ये तो बिल्कुल आज के लोकतंत्र या सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह लगता है। मतलब राजा को किसी भगवान ने नहीं बल्कि खुद जनता ने चुना था। बिल्कुल। और सिर्फ चुना ही नहीं था, बल्कि लोगों ने तय किया कि व्यवस्था बनाए रखने की इस सेवा के बदले वे उस राजा को अपनी उपज का एक हिस्सा, मुख्य रूप से चावल, कर या टैक्स के रूप में देंगे। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। ये प्राचीन भारत में राजनीतिक शक्ति के आधार को समझने का एक बहुत ही क्रांतिकारी नजरिया है। ये स्पष्ट रूप से साबित करता है कि राजा की शक्ति किसी दैवीय अधिकार पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से मानवीय चुनाव और एक आपसी सामाजिक समझौते पर टिकी हुई थी। राजा जनता का सेवक था, जिसे जनता ने एक विशेष काम के लिए नियुक्त किया था। इन सभी स्रोतों और कहानियों से गुजरने के बाद अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का यह कालखंड सिर्फ ऐसा समय नहीं था जब धर्मशास्त्रों में कड़े नियम लिखे जा रहे थे और लोग सिर झुकाकर उनका पालन कर रहे थे। हमने देखा कि समाज बहुत अधिक लचीला, जटिल और हर दिन नए बदलावों से गुजरने वाला था। सही मायने में यह एक ऐसा दौर था जहां हर नियम को परखा जा रहा था। सातवाहन रानियों का अपने पिता का गोत्र न छोड़ना एक बगावत थी, और मंदसौर के बुनकरों का अपनी आर्थिक स्थिति बदलना। हाँ, वो ये बताता है कि समाज में रास्ते बंद नहीं थे। द्रौपदी के वे तीखे निडर कानूनी सवाल और बौद्ध धर्म का ये साफ साफ कहना कि आर्थिक स्थिति ही असली ताकत है, ये सब हमें बताते हैं कि नियम जरूर बनाए गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत में उन नियमों को रोजाना चुनौती भी दी जा रही थी। लोगों के जीवन की जटिलताएं शास्त्रों के श्लोकों से कहीं ज्यादा बड़ी थीं। बिल्कुल। ये सारी बातें एक बहुत ही गहरी सोच की तरफ ले जाती हैं। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि प्राचीन भारत में नियम पत्थर की लकीर हुआ करते थे और उस समय का समाज बस उन्हीं लकीरों पर चलता था। लेकिन जब हम देखते हैं कि महाभारत जैसे विशाल और पूजनीय ग्रंथ में ही उन नियमों के खिलाफ इतनी बड़ी बहसें, बगावतें और तर्क छिपे हुए हैं, तो ये एक बिल्कुल नया सवाल खड़ा करता है। एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल। जरा सोचने वाली बात है। जब हम आज के समाज में नियमों, परंपराओं और अधिकारों की बात करते हैं, तो सुत्ता पिटक का महासम्मत यानी चुना हुआ राजा या द्रौपदी का कानूनी सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हजारों साल पहले का समाज अपने ही बनाए नियमों पर आज के समाज से कहीं ज्यादा खुलकर बहस कर रहा था? क्या आज हम उन प्राचीन बहसों को भूलकर सिर्फ आधी अधूरी धारणाओं को ढो रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपने अतीत और हमारे वर्तमान दोनों को एक बिल्कुल नई नजर से देखने पर मजबूर कर देता है। तो अंग, आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे कालखंड में गोता लगाने वाले हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में सोचने और दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। हम बात करें ईसा पूर्व 600 से लेकर ईसा संवत 600 के बीच के उस दौर की, जब समाज सिर्फ पुराने अनुष्ठानों और कर्मकांडों तक सीमित नहीं रहा। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। हाँ, ये वो समय था जब लोगों ने जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे सवालों को पूछना शुरू किया।
आज हमारे सामने जो भी नोट्स और स्रोत सामग्री रखी हैं, उसका सीधा सा मिशन ये समझना है कि कैसे हम यज्ञों की एक स्थापित परंपरा से निकलकर अस्तित्व के गहरे प्रश्नों तक पहुंचे और कैसे ये विचार महलों और झोपड़ियों से निकलकर विशाल पत्थरों में हमेशा के लिए उकेरे गए। ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। देखिए, ये जो कालखंड है, इसे सिर्फ धर्म के चश्मे से देखना इतिहास के साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। असल में ये एक बहुत बड़ी बौद्धिक क्रांति का समय था। एक वैचारिक क्रांति। एकदम सही। उस वक्त समाज एक ऐसे मोड़ पे खड़ा था जहां लोगों ने ये मानना बंद कर दिया था कि जो बातें पीढ़ियों से चली आ रही हैं वे ही अंतिम सत्य हैं। मतलब पुरानी मान्यताओं को खुले तौर पर चुनौती दी जा रही थी। हाँ, लोग अब तर्क कर रहे थे, बहस कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हमारे यहाँ होने का असली मतलब क्या है। और ये सब अचानक से तो नहीं हुआ होगा। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो ऋग्वेद के समय में जीवन पूरी तरह से यज्ञ और अनुष्ठानों के इर्द गिर्द ही घूमता था। बिल्कुल, प्रकृति की पूजा होती थी। हाँ, लोग अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवताओं की पूजा करते थे। मैंने इन नोट्स में कुछ प्रार्थनाएं पढ़ी और वो बहुत ही व्यावहारिक थीं। भौतिक सुखों के लिए। हाँ, जैसे लोगों को मवेशी चाहिए थे, पुत्र चाहिए थे या फिर लंबी उम्र चाहिए थी। कोई बहुत गहरा दार्शनिक सवाल नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे अंत्य राजसूय और अश्वमेध जैसे बहुत ही खर्चीले अनुष्ठान शुरू हो गए, जो कि बहुत जटिल थे। और ये जो अश्वमेध यज्ञ था उसमें तो हाँ, एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था। बिल्कुल, और राजा अपना प्रभाव दिखाता था। ये सब तो आम आदमी के बस की बात ही नहीं थी, है ना? एकदम सही। और यहीं से असंतोष और बदलाव की शुरुआत होती है। जब धर्म और अनुष्ठान इतने महंगे और जटिल हो गए कि सिर्फ राजा या बहुत अमीर लोग ही उन्हें कर सकें, तो 6ठी सदी ईसा पूर्व तक आते आते उपनिषदों के विचार सामने आने लगे। जहां सोच भीतर की तरफ मुड़ी। हाँ, अब लोगों का ध्यान सिर्फ इस बात पर नहीं था कि यज्ञ से कितनी गायें मिलेंगी। वो पूछ रहे थे कि क्या इस जीवन का कोई और गहरा अर्थ है? क्या मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है? क्या आत्मा जैसी कोई चीज है? बिल्कुल, यह बाहरी कर्म कांडों से हटकर अपने भीतर झांकने की शुरुआत थी। इसी भीतर झांकने और बहस करने के माहौल को दर्शाने वाली एक बहुत ही अजीब जगह का जिक्र इन स्रोत सामग्रियों में है। इसका नाम है कुटागरशाला। कुटागरशाला, हाँ। अब नाम सुनकर लगता है जैसे कोई स्कूल या पाठशाला रही होगी, लेकिन नोट्स कहते हैं कि ये नुकीली छत वाली झोपड़ियां थीं। वहां असल में होता क्या था? मैं सोच रही थी कि क्या वो कोई आश्रम थे? कुटागरशालाएं असल में जंगलों या उपवनों में बनी वो जगहें थीं जहां घुमक्कड़ विचारक और दार्शनिक रुकते थे और वहां बहुत ही जबरदस्त बौद्धिक युद्ध होते थे। बौद्धिक युद्ध? हाँ, ये विचारक वेदों के प्रभुत्व पर सीधे सवाल उठाते थे। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ आता था और दूसरे गुरु को शास्त्रार्थ यानी डिबेट के लिए चुनौती देता था। मतलब ये आजकल के सोशल मीडिया डिबेट्स या रैप बैटल जैसा कुछ था? हाँ, ये तुलना काफी सटीक है। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा कि जो इन बहसों में हार जाता था, उसे और उसके सारे अनुयायियों को जीतने वाले गुरु की बात माननी पड़ती थी और उसका शिष्य बनना पड़ता था। बिल्कुल। जरा सोचिए, एक बहस हारी और आपके सारे फॉलोअर्स सामने वाले के पास चले गए। ये दिखाता है कि विचारों को लेकर समाज में कितनी आक्रामकता और जीवंतता थी। और सबसे बड़ी बात, इन बहसों में सिर्फ ईश्वर या आध्यात्म की बातें नहीं होती थीं। अच्छा। कुछ विचारक ऐसे भी थे जो इन सब चीजों को पूरी तरह से खारिज कर देते थे। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमारे नोट्स में 2 ऐसी विचारधाराओं का जिक्र है जो बिल्कुल अलग ही दुनिया की बात कर रही थी। आजीवक और लोकायत। हाँ। एक तरफ थे आजीवक संप्रदाय के लोग, जिनके मुखिया मक्खली गोशाल थे। उनका मानना था कि सब कुछ नियति है, यानी पहले से तय है, सब कुछ पूर्व निर्धारित। उन्होंने इसे समझाने के लिए धागे के गोले का उदाहरण दिया कि जैसे धागे के गोले को फेंकने पर वो उतना ही खुलेगा जितना उसे खुलना है, वैसे ही इंसान के सुख दुख मापे हुए हैं। लेकिन जरा रुकिए, अगर सब कुछ पहले से तय है तो मतलब अगर आज कोई अपराध करे तो वो भी नियति थी। इसमें इंसान की अपनी मर्जी कहाँ गई? यही तो इस दर्शन की सबसे बड़ी बात थी। आजीवक मानते थे कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, कोई फ्री विल नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं वो एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये तो बहुत ही चरम विचार है ना? और अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो दूसरी तरफ इसके बिल्कुल विपरीत सोचने वाले लोग भी थे। लोकायत संप्रदाय,
जिसके एक बड़े विचारक थे अजीत केशकम्बलन। हाँ, जो घोर भौतिकवादी थे। बिल्कुल, हम बस स्रोत सामग्री में जो है उसे निष्पक्ष रूप से बता रहे हैं, लेकिन उनके विचार अपने समय के हिसाब से बहुत विद्रोही थे। उनका मानना था कि ये सब जो दान पुण्य की बातें हैं वो सब मूर्खों का काम है। उनके हिसाब से मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता। इंसान सिर्फ 4 चीजों से बना है, मिट्टी, पानी, आग और हवा। 4 तत्व। मरने के बाद मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में मिल जाता है। कोई आत्मा नहीं, कोई पिछला जन्म नहीं। इन दोनों विचारधाराओं को एक साथ देखने पर एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। यह इस बात का सबूत है कि उस समय के भारतीय समाज में विचारों की आजादी किस स्तर की थी। असहमति की पूरी गुंजाइश थी। बिल्कुल, वेदों को नकारने वाले, ईश्वर को ना मानने वाले और पूरी तरह से भौतिकवादी लोगों को भी अपनी बात कहने का पूरा हक था, और लोग उन्हें सुनते भी थे। असहमति के लिए समाज में एक बहुत गहरी जगह थी। और शायद विचारों की इसी आजादी और पुराने कर्मकांडों के विरोध के बीच से वो 2 महान विचारधाराएं निकली जिन्होंने इतिहास की धारा मोड़ दी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जो आज भी मौजूद हैं। अगर जैन धर्म की बात करें तो उनके यहाँ तीर्थंकर का विचार है, जो जीवन रूपी नदी पार करने में मदद करते हैं। उनके 5 महाव्रत हैं: हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य और संपत्ति न जोड़ना। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनका अहिंसा का सिद्धांत। मतलब जानवरों और इंसानों तक तो ठीक है, लेकिन जैन दर्शन मानता है कि पत्थर, चट्टान और पानी की बूंद में भी जान होती है। हाँ, ये अहिंसा का चरम रूप है। जैन मुनि और साध्वियां जो दिनचर्या अपनाते थे वो बहुत ही कठोर थी। वे अपने मुंह पर कपड़ा बांधते थे ताकि सांस लेते हुए कोई सूक्ष्म जीव न मर जाए। रास्ते को बुहारते हुए चलना। बिल्कुल, ताकि किसी कीड़े पर पैर न पड़ जाए। उस दौर में सोचिए, जब एक तरफ बड़े बड़े यज्ञों में जानवरों की बलि दी जा रही थी, तब ये दर्शन कितना क्रांतिकारी रहा होगा। वे मानते थे कि कर्म के चक्र से आजादी सिर्फ ऐसी ही कठोर तपस्या से मिल सकती है। और इसके ठीक बगल में बौद्ध धर्म अपनी राह बना रहा था। सिद्धार्थ की कहानी तो हम सबने सुनी है। हाँ, 4 दृश्यों वाली कहानी। एक राजकुमार जिसे दुख से दूर रखा गया, लेकिन एक दिन उसने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार इंसान, एक लाश और फिर एक बहुत ही शांत सन्यासी। नोट्स बताते हैं कि इससे वो इतने परेशान हुए कि उन्होंने अपना महल छोड़ दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण या महान प्रस्थान कहा गया। लेकिन उन्होंने तो शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या भी की थी ना। शुरुआत में सिद्धार्थ ने वही किया जो उस समय के कई साधु करते थे, घोर तपस्या, शरीर को सुखाना, भूखे रहना। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि न तो महल की अत्यधिक विलासिता से कुछ हासिल होगा और न ही खुद को भयंकर कष्ट देने से। फिर उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने एक मध्यम मार्ग निकाला, यानी बीच का रास्ता। इसी रास्ते पर चलकर उन्हें ज्ञान मिला और वे बुद्ध कहलाए। उनकी शिक्षाएं बहुत ही तार्किक थीं। उन्होंने 2 मुख्य बातें कहीं, अनिच्छ और अनैत। हाँ, पहली अनिच्छ, यानी दुनिया में सब कुछ अनित्य है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक नदी दूर से देखने पर हमेशा एक जैसी लगती है, लेकिन असल में उसका पानी हर पल बदल रहा होता है। आप एक ही नदी में दोबारा पैर नहीं रख सकते। दुनिया भी वैसी ही है, सब कुछ बदल रहा है। और दूसरी बात अनात, यानी आत्मा जैसी कोई स्थायी चीज नहीं है। मतलब सब कुछ बदल रहा है, इसलिए किसी भी चीज से लगाव रखना ही दुख का कारण है। बुद्ध ने ये बातें सिर्फ हवा में नहीं कहीं। उन्होंने इन विचारों पर चलने के लिए लोगों का एक पूरा समूह बनाया जिसे संघ कहा गया। संघ की स्थापना। भिक्षुओं का ये समूह बहुत सादगी से रहता था। हमारे नोट्स बताते हैं कि वे सिर्फ बुनियादी चीजें रखते थे और खाने के लिए भिक्षा पर निर्भर रहते थे। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये संघ कोई साधारण धार्मिक मठ नहीं था। ये उस दौर का एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रयोग था। सामाजिक प्रयोग कैसे? जैसे ही कोई व्यक्ति संघ का हिस्सा बनता था, उसकी पुरानी पहचान, उसकी जाति, उसका वर्ग, सब कुछ उसी पल खत्म हो जाता था। चाहे वो महलों का राजा हो या सड़कों पर भीख मांगने वाला कोई व्यक्ति, संघ के अंदर सब एक बराबर थे। ये तो जन्म पर आधारित व्यवस्था पर बहुत बड़ी चोट थी। बहुत बड़ी। ये एक समतामूलक समाज था। समानता की बात करें तो मैंने पढ़ा कि शुरुआत में संघ में सिर्फ पुरुष ही जा सकते थे, लेकिन बुद्ध के बहुत ही करीबी शिष्य थे आनंद। उन्होंने बार बार बुद्ध से आग्रह किया कि महिलाओं को भी ये हक मिलना चाहिए, और अंततः बुद्ध मान गए। बुद्ध की अपनी उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में शामिल होने वाली पहली भिक्षुनी बनी। इन नोट्स में थेरी महिलाओं का भी जिक्र है। जी हाँ, थेरी वो महिलाएं थीं जिन्होंने अपने प्रयास से निर्वाण यानी मुक्ति प्राप्त कर ली थी,
और जो दूसरों को शिक्षा देती थी। ये तो बहुत ही सशक्त करने वाला विचार है। उस प्राचीन काल में जहां महिलाओं का जीवन घर की चारदीवारी और सामाजिक बंधनों में जकड़ा हुआ था, वहां उनका घर छोड़कर आध्यात्मिक आजादी पाना एक बहुत ही अभूतपूर्व कदम था। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। ये सारे लोग सांसारिक सुख सुविधाओं और संपत्ति से दूर भाग रहे थे, सादा जीवन जी रहे थे, तो फिर अचानक से पत्थरों की इतनी विशाल और भव्य संरचनाएं, जिन्हें हम स्तूप कहते हैं, वो कैसे बन गईं? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। भौतिकता को नकारने वाले दर्शन ने इतनी बड़ी भौतिक इमारतें क्यों खड़ी कर दी? ये एक बहुत ही लाजवाब विरोधाभास है। असल में जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके शरीर के पवित्र अवशेषों जैसे अस्थियों को अलग अलग जगहों पर दफनाया गया और उनके ऊपर मिट्टी के टीले बनाए गए। अशोकावदान नाम के ग्रंथ से हमें पता चलता है कि बाद में सम्राट अशोक ने बुद्ध के इन अवशेषों को कई महत्वपूर्ण शहरों में बंटवा दिया और आदेश दिया कि उन पर विशाल स्तूप बनाए जाएं। ये स्तूप सिर्फ इमारतें नहीं थे, वे बुद्ध की उपस्थिति का प्रतीक बन गए। जब मैं इन नोट्स में स्तूप की बनावट के बारे में पढ़ती हूँ तो थोड़ी उलझ जाती हूँ। इसमें इतने सारे तकनीकी शब्द हैं, अंड, हर्मिका, यष्टि, छतरी, वेदिका, प्रदक्षिणा पथ। ये सब सुनकर दिमाग में कोई साफ तस्वीर नहीं बनती। आखिर एक आम इंसान की आंखों से देखें तो ये स्तूप दिखते कैसे थे? चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। कल्पना कीजिए एक उल्टे रखे हुए विशाल कटोरे की। ठीक है, एक उल्टा कटोरा। वो जो गोल गुंबद जैसा हिस्सा है उसे अंड कहा जाता था। अब उस उल्टे कटोरे के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक छोटी सी बालकनी या छज्जे जैसी चौकोर संरचना सोचिए। इसे हर्मिका कहते थे। ऐसा माना जाता था कि यहाँ देवता निवास करते हैं। अच्छा, और वो छतरी? उसी हर्मिका के बीचों बीच से एक लंबा खंभा निकलता था जिसे यष्टि कहते हैं, और उस खंभे पर एक छाता या छतरी लगी होती थी जो कि ब्रह्मांड और सम्मान का प्रतीक थी। और लोग इसके चारों ओर घूमते थे। हाँ, इस पूरी गूढ़ संरचना और एक पत्थर की जालीदार बाउंड्री या रेलिंग होती थी जिसे वेदिका कहते हैं। इसी के अंदर लोग परिक्रमा करते थे जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा गया। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्या सम्राट अशोक जैसे राजाओं ने अपनी ताकत दिखाने के लिए मजदूरों से ये सब जबरदस्ती बनवाया था? बिल्कुल नहीं, और यही इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ये विशाल स्तूप केवल राजाओं के आदेश या उनके खजाने से नहीं बने थे। इनमें आम जनता का, कारीगरों का और व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान था। आम लोगों का पैसा लगा था। हाँ, सांची के स्तूप का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। वहां के एक भव्य तोरण द्वार पर साफ लिखा है कि इसे विदिशा के हाथी दांत का काम करने वाले कारीगरों ने दान किया था और बनाया था। जरा सोचिए, जो कारीगर जीवन भर नाजुक हाथी दांत पर बारीक काम करते रहे हों, उन्होंने पत्थर के विशाल टुकड़ों पर छेनियां चलाईं। ये दिखाता है कि ये धम्म आम लोगों के दिलों में कितनी गहराई तक बसा हुआ था। सही कहा। एक और चीज जो मुझे बहुत हैरान करती है वो है इन स्तूपों पर बनी मूर्तियां। नोट्स में साफ लिखा है कि शुरुआत में बुद्ध को कभी इंसान के रूप में मूर्तियों में नहीं दिखाया गया, तो फिर उन्हें कैसे दर्शाते थे? उन्हें सिर्फ प्रतीकों से दिखाया जाता था, क्योंकि उनका निर्वाण एक ऐसी अवस्था थी जिसे इंसान के रूप में बांधा नहीं जा सकता था। तो कौन से प्रतीक इस्तेमाल होते थे? जैसे ज्ञान प्राप्ति को एक खाली सिंहासन और बोधि वृक्ष के रूप में दिखाया गया। सारनाथ में उनके पहले उपदेश को एक चक्र से दर्शाया गया और उनके देह त्यागने को स्वयं स्तूप के प्रतीक से दिखाया गया। लेकिन सिर्फ खाली सिंहासन या पहिए को देखकर आम जनता कैसे जुड़ती? शायद इसीलिए उन लोगों ने कहानियों का सहारा लिया। नोट्स में जातक कथाओं का बहुत जिक्र है। बुद्ध के पुराने जन्मों की कहानियां। हाँ, जिन्हें पत्थरों पर उकेरा गया। मैंने वैसांतर जातक के बारे में पढ़ा। ये कहानी तो बहुत ही भावुक कर देने वाली है। एक ऐसा राजकुमार जो इतना बड़ा दानी था कि उसने अपना राजपाट, अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और बच्चों को भी दान में दे दिया। ये सुनकर आज थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इन कहानियों को पत्थरों पर इसलिए उकेरा गया ताकि अनपढ़ आम जनता भी मूर्तियों को देखकर दान और त्याग का महत्व समझ सके। दृश्य कथाएं एक तरह से। बिल्कुल। कला इतिहासकार आज भी इन पत्थरों को समझने के लिए लिखित जातक कथाओं का ही सहारा लेते हैं। इसके अलावा बौद्ध धम्म ने एक और बहुत समझदारी का काम किया। उसने स्थानीय लोक परंपराओं और मान्यताओं को नकारा नहीं, बल्कि उन्हें अपना लिया। हाँ, इसका सबसे सटीक उदाहरण सांची के तोरण द्वार पर झूलती हुई उस स्त्री की मूर्ति है, शालभंजिका। शालभंजिका, जी। नोट्स के अनुसार उस समय गांव के लोगों का ये मानना था
कि अगर ये स्त्री किसी पेड़ को छू ले तो उसमें फूल खिल उठते हैं। ये बौद्ध धर्म का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये एक शुभ प्रतीक था, इसलिए इसे स्तूप के दरवाजे पर जगह दे दी गई। शालभंजिका के साथ साथ गजलक्ष्मी की मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। कमल पर बैठी एक स्त्री जिसके ऊपर हाथी अपनी सूंड से पानी छिड़क रहे हैं। इसे लोग अलग अलग तरह से देखते हैं ना? हाँ, कुछ इतिहासकार इसे बुद्ध की मां माया का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे सौभाग्य की देवी मानते हैं। लब्बलुबाब यह है कि बौद्ध धम्मा कोई बंद या अड़ियल व्यवस्था नहीं था। उसने स्थानीय कहानियों, यक्षों और प्रकृति के प्रतीकों को खुद में समाहित किया। यही वजह थी कि ये इतनी तेजी से दूर दूर तक फैल गया। ये बहुत ही लचीला धर्म था। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कला और स्थापत्य के इतने बड़े बड़े अजूबे समय के साथ बचे कैसे, या क्या वो सभी बच पाए? इतिहास ने दो महान स्तूपों, अमरावती और सांची के साथ बिल्कुल अलग अलग सलूक किया है। अमरावती के स्तूप की कहानी तो सच में बहुत दुखद है। नोट्स बताते हैं कि 1796 के आसपास जब इसकी खोज हुई तो ये अपने समय का सबसे भव्य स्तूप था। पर उसे बचाया नहीं जा सका? नहीं, हमारे यहाँ उस वक्त इस विरासत की कद्र करने वाले नहीं थे। स्थानीय लोगों और बाद में ब्रिटिश अधिकारियों ने वहां से पत्थर निकालने शुरू कर दिए। मूर्तियां उखाड़ उखाड़ कर मद्रास, लंदन और बंगाल के म्यूजियम्स में भेज दी गईं। आज वहां उस महान इमारत के नाम पर सिर्फ एक खंडहर बचा है। ये किसी भी इतिहास प्रेमी का दिल तोड़ने के लिए काफी है। अमरावती का विनाश हमारी नासमझी का एक बहुत बड़ा स्मारक है, लेकिन गनीमत है कि सांची के स्तूप का ये हश्र नहीं हुआ। सांची कैसे बच गया? सांची के बचने का एक बहुत बड़ा कारण एच.एच. कोल जैसे लोगों की समझदारी थी। उन्होंने उस समय एक बहुत ही कड़ा तर्क दिया था कि असली और प्राचीन कलाकृतियों को उनके मूल स्थान पर ही रहना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में इन सितु कहते हैं। वहीं पर सुरक्षित रखना। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर आपको म्यूजियम में कुछ रखना ही है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की कॉपी बनाकर ले जाइए, असली चीजें मत उखाड़िए। और सांची को बचाने में भोपाल की बेगमों के योगदान को तो बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता। शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने इसके संरक्षण के लिए पैसे दिए। उन्होंने बहुत काम किया वहां एक म्यूजियम बनवाया, ठहरने के लिए गेस्ट हाउस बनवाया। ये हमें सिखाता है कि इतिहास को बचाने के लिए सिर्फ नियम काफी नहीं होते, एक सामूहिक इच्छा शक्ति और संसाधनों की भी जरूरत होती है। आज अगर हम सांची की सुंदरता को अपनी आंखों से देख पाते हैं तो ये उन्हीं प्रयासों का नतीजा है। तो अगर हम अपनी इस पूरी चर्चा को समेटें, हाँ। तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा संवत के इस काल ने हमें क्या दिया? इसने हमें सवाल पूछना सिखाया, यज्ञों से निकलकर जीवन के अर्थ तक। बिल्कुल। इसने हमें बताया कि कैसे वेदों के एकाधिकार को चुनौती दी गई, कैसे जैन और बौद्ध धर्म ने आकर समाज को जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म और समानता के आधार पर तौलना सिखाया। और इन विशाल स्तूपों के पत्थरों ने हमें ये बताया कि कला सिर्फ सजावट नहीं होती, ये वो किताबें हैं जो अनपढ़ों के लिए भी लिखी गई थी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही शानदार बौद्धिक यात्रा रही। इस चर्चा को खत्म करने के लिए मैं बुद्ध के उन आखिरी शब्दों का जिक्र करना चाहूंगी जो उन्होंने महापरिनिर्वाण से ठीक पहले अपने शिष्य आनंद से कहे थे। क्या थे वो शब्द? उन्होंने कहा था, अप दीपो भव, यानी तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ये बात हजारों साल पहले भी सच थी और आज भी उतनी ही ताकतवर है। सच में बहुत ही गहरा संदेश है। और इस ऐतिहासिक यात्रा को समाप्त करने से पहले मैं श्रोताओं के दिमाग में एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। बताइए। जरा सोचिए, आज हम इतने बड़े बड़े कंक्रीट और कांच के शहर बना रहे हैं। अगर आज से हजारों साल बाद भविष्य के पुरातत्वविद हमारे इन शहरों की खुदाई करेंगे तो उन्हें इन पत्थरों और कंक्रीट के मलबे में हमारी कौन सी मान्यताएं मिलेंगी? ये सोचने वाली बात है। हमारे बनाए मॉल्स और दफ्तरों को देखकर वो हमारे समाज, हमारे सुख दुख और हमारी कहानियों के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? ये तो सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है कि हम अपने पीछे कौन सा इतिहास गढ़ रहे हैं। विचारों, विश्वासों और पत्थरों में छिपे इतिहास की इस गहरी बौद्धिक चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान और जिज्ञासा का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। धन्यवाद।